नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है क्यूबिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं संतोष कुमार झा करता हूं। आज जैसा कि हम लोग पॉलिटी का सीरीज चला रहे हैं, उसी के सापेक्ष में दूसरा सीरीज आपके सामने, मतलब उसी सीरीज का दूसरा क्लास आपके लिए लाया गया है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल से संबंधित है, जिसको बहुत चुन के बनाया गया है। हमारी टीम ने बहुत अथक प्रयास के बाद इसको बनाया है, जिससे कि संभावित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और आपके लिए इस तरह के प्रश्नों को हम लोग आगे भी लाते रहेंगे। निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहिए और पूरे सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए और हमारा साथ देते रहिए, प्रोत्साहन देते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेकंड हमारा क्लास है। इसे हम देखेंगे एक एक करके। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, जिन्हें हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं याद करना होता है, उसी के बारे में है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी स्टेट एग्जाम में बहुत फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये डीपीएसपी का क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, जितने भी ऑप्शन आपके हैं वो सभी ऑप्शन डीपीएसपी के हैं। तो आप जल्दी से उत्तर लगाएं और इसको देखें, इसका क्या उत्तर होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, यानी ये नीति निर्देशक तत्व में ही होगा, फंडामेंटल राइट्स में नहीं होगा, मूल कर्तव्य में नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका उत्तर इसमें क्या है। उत्तर इसका है अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 42 में जो काम है वो काम की न्याय संगत और मनुचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है, जो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। और अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख का शिक्षा का उपबंध है। यानी एक जगह नीति निर्देशक तत्व में भी बच्चों को 6 से कम आयु के बच्चों के लिए है, और 21 क में मूल अधिकार में भी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया? देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जितने भी आपको प्रावधान दिखेंगे वो सारे प्रावधान इस प्रकार से हैं जो डीपीएसपी में संबंधित ज़्यादा हैं, और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इस बात को ध्यान में रखना है कि इन सभी प्रश्नों को करते समय आपको डीपीएसपी स्टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और आज उसी क्रम में देखिए, अनुच्छेद 35 ये तो हो नहीं सकता, मार्शल लॉ है, इसे आप याद रखिएगा। मार्शल लॉ फंडामेंटल राइट्स में है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में है, और फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के पहले आता है, इस बात को याद रखिएगा। ये आपका डीपीएसपी का, ये भी डीपीएसपी का, और ये आपका प्रेसिडेंट का है। चलिए उधेड़ते हैं इसको और एक एक क्रम में देखते हैं कि कैसे कैसे आर्टिकल्स आपको याद करने हैं। अगर आप एक बार में याद करना चाहते हैं तो 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र, 5 से 11 सिटीजनशिप की बात की गई है, नागरिकता। अगर आप 11 के बाद 12 से 35 की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स के बाद 36 से 51 तक ये आपके डीपीएसपी है। 51 क में आप जब जाएंगे या 51 ए में जाएंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कही गई है। उसके बाद 52 से लेकर 79 तक, आप इसको सही करना चाहें तो 78 तक कर सकते हैं आप। 78 तक आपको पूरा राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स राष्ट्रपति वाले, इसको याद रखिएगा। 79 से आपका स्टार्ट हो जाएगा संसद, और 79 में आपको 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ये करते हुए 123 तक जाएंगे तो आपका पूरा संसद की प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली को देखा जाएगा। उसके बाद 124 से 147 146 तक आप सुप्रीम कोर्ट करेंगे, फिर सीएजी 148 से 151 तक, फिर उसके बाद 152 से राज्यपाल। ये जो प्रमुख मैंने अभी आपको बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको जरूर आपको याद रखना है। चलिए इसका उत्तर होगा, आप इसका उत्तर बताएं क्या होगा।
जी, इसका उत्तर निकालिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने किया अनुच्छेद 45। सी इसका उत्तर सही होना चाहिए, सी उत्तर। अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद में 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी राज्य के प्रशासन को संविधान के द्वारा दिया गया एक दिशा निर्देश है, जिसको देखकर समझकर जिसके एक मार्गदर्शन में वो अच्छी व्यवस्था, अच्छा प्रशासन चला सकते हैं। हालांकि वो वाद योग्य नहीं है, वो उनके ऊपर है, विचार है। अगर वो उसे फॉलो करें, उसमें कुछ काट छांट करें, वो उनके ऊपर है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है? ये डीपीएसपी में है, ये भी डीपीएसपी में है। देखिए, अब अगर इसको आर्टिकल को आपको हटाना है तो बड़ी इजीली हटा सकते हैं। अनुच्छेद 29 ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स में 29 और 30 याद होगा तो शिक्षा, संस्कृति और अल्पसंख्यक अधिकार। 39 छोड़ सकते हैं, 27 में फंडामेंटल राइट्स ही है, 33 में भी फंडामेंटल राइट्स है। यानी एक तो सीधे सीधे अगर आपको फंडामेंटल राइट्स याद है तो आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद भी आप 27, 33 या 29 मार के आते हैं तो आप गहन मूर्खता करते हैं। इसलिए इसका उत्तर 39 होगा, याद रखिए। 39 नंबर जो अनुच्छेद 39 है, आर्टिकल 39 है, वो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को मार्गदर्शन देता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, इसका डिटेल आपको दिखाते हैं। राज्य अपनी नीति को इस प्रकार संचालन करेगा, सुनिश्चित करे। क्या राज्य अपनी नीति में यह बात सुनिश्चित करे? पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने के अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यानी 39 में अगर आपसे यही क्वेश्चन घुमा कर पूछे तो आप इसको याद रखिएगा, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 में है। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? जबरदस्त प्रश्न है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टेट एग्जाम के लिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? अनुच्छेद 343 2, अनुच्छेद 354 2, अनुच्छेद 343 1, अनुच्छेद 343 3। इसमें आपको एक ऑप्शन इनमिनेट हो सकता है अगर आपको राष्ट्रीय आपातकाल पता हो तो। 352, 356, 360 जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है देश में आपातकाल लगाने का, वित्तीय आपातकाल के संबंधित प्रावधान 352, 356, 360, तो 354 आया है, उसके बाद भी आप फंसेंगे। तो इसका उत्तर होना चाहिए मेरे अनुसार से सी, भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक। देखो भाई, भाग भी बहुत में पूछ देता है, इसलिए ध्यान से याद रखिए, भाग का भी बहुत सारी चीजों को पूछा जाता है। भारतीय संविधान आर्टिकल में सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि बच्चा जब आर्टिकल्स तैयार कर लेता है तो उसको लगता है कि अब इसी में से प्रश्न आएगा, लेकिन आर्टिकल से ना आकर वो भाग से आ जाता है, बंदा फंस जाता है। तो इसलिए भाग भी साथ में चलाते हुए पार्ट भी करते हुए चलिएगा, पार्ट भी रिवाइज करना है। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 1 में उल्लेखित है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। श्री बाल गंगाधर खरे, इनके द्वारा खरे समिति का गठन किया गया था 1956 में, और एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया सबसे पहले, और हिंदी को अधिक से अधिक जगहों पर पहुंचाने, प्रोत्साहन और उसका फैलाव के लिए इस भाषा आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रपति के हाथ में है ये, इस बात को याद रखिएगा। तो राजभाषा आयोग किस में आर्टिकल में, वो भी याद रखना है। ठीक है, और 348 में क्या है? न्यायालयों तथा विधेयकों की भाषा का उल्लेख है। न्यायालय में कौन कौन से लैंग्वेज में आप कैसे कैसे बहस कर सकते हैं, मुकदमा में हियरिंग होती है, और विधेयक के कौन कौन से लैंग्वेज होंगे, क्योंकि विधेयक जो पास होगा वो संसदीय प्रणाली का एक अंग है, और संसद में हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं।
उन प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की अपनी कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज होगी, जिसके लिए यहां पर प्रावधान किया गया है कि उनको किस तरह से इन सब चीजों का उपलब्ध कराया जाएगा अगर उनको विधेयक सही से पढ़ना है तो। ठीक है, आगे चलिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने, कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है। देखिए 81 में है लोकसभा, 55 में आपका राष्ट्रपति संबंधित है और 63 में भी राष्ट्रपति संबंधित है। 72 सबसे लास्ट वाला है, जिसमें 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो क्षमा भी कर सकते हैं, कुछ मामलों में सजा को कम भी कर सकते हैं, कुछ मामलों में सजा को पूरी तरह से समाप्त भी कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके डिटेल में आपको यह भी याद रखना है कि ये तो राष्ट्रपति का हो गया, राज्यपाल का कौन सा है? तो 161 आर्टिकल 161 उनको मिला हुआ है राज्यपाल को, यह बात याद रखिएगा। राज्यपाल को 161 में यह शक्ति दी गई है, केवल वो फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते। आइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति देता है। इन शब्दों में नहीं फंसने की जरूरत है, सब में अलग अलग बात कही गई है। प्रविलंबन पूरी तरह से हटा देना, विराम या परिहार कुछ समय के लिए रोक देना, दंडादेश को निलंबन पूरी तरह से माफ कर देना, ये सारी चीजें। और फांसी की सजा भी अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा माफ किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद संविधान के 161 में राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है बाकी चीजों के लिए। उम्र कैद है तो उसे कम कर दिया जाएगा, अगर 2 साल की सजा है तो 1 साल कर दिया जाएगा। इस प्रकार के सारी चीजें राज्यपाल को प्राप्त है, लेकिन फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति को सजा को कम करने, उसे माफी देने की शक्ति है? तो भाई अब तो आप बता ही सकते हैं, अनुच्छेद 72। ठीक है, अब इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा जो बार बार किया जाए या बार बार इस पर समय व्यर्थ किया जाए। आइए, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है, ये अभी अभी हम लोगों ने देखा है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? कृषि और पशुपालन, याद रखिए, कृषि और पशुपालन दोनों राज्य सूची के विषय हैं और राज्य सूची के विषयों पर ज़्यादा मार्गदर्शन का काम 36 से 51 डीपीएसपी करता है। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले तो आपका एलिमिनेट करना सीखिए। 92 बाहर हो जाएगा, इसमें संसद है। 84 बाहर हो जाएगा, इसमें संसद है। फंडामेंटल राइट्स है भैया 29 में, ये भी बाहर हो जाएगा। बचा कौन सा? 48। तो इस तरह का ऑप्शन आपको कम चांस है मिलेगा। ठीक है, चलिए मिल गया तो अच्छी बात है। तो अनुच्छेद 48 इसका उत्तर है। भारत के संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल है, जिसमें 48 में राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करेगा। यह बात मार्गदर्शन के रूप में डीपीएसपी में कहा गया। 48(1) में यह जोड़ा गया है भैया, ये जोड़ा गया है नया, पर्यावरण की रक्षा सुधार करना और देश के वनों वन्य जीवन की सुरक्षा करना। इसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षा पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? इससे पहले वाली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स में किया है, अनुच्छेद 20। ठीक है, आप जाकर चेक करेंगे उसे तो आपको मिलेगा। आइए देखते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण संबंधित है। अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यानी ये ऐसा अधिकार है जो विदेशी को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। चलिए आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? ये बहुत डिटेल और बहुत ही अंदर जाके पूछा गया आर्टिकल है, इसे ध्यान से आपको करने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? 12 में तो हो नहीं सकता, इसको भी एलिमिनेट करिए। कैसे ऑप्शन एलिमिनेट होता है? फंडामेंटल राइट्स है भैया, राज्य की परिभाषा है इसमें। अनुच्छेद 10, 9, 11 फंस गया मैटर। ठीक है, तो इसमें 10 होगा इसका उत्तर। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के 7 पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में।
ठीक है, इसका ये अर्थ है, आप समझ लीजिए, अर्थ इसका ये है कि भारत का वह नागरिक जो उसे 5, 8, 5, 6, 7, 8, 9 के सारे उपबंधों को पूरा करता है, किसी में से भी हो, अब भारत का वो नागरिक है और भारत की संसद में बनने वाली सारी विधियां उसके ऊपर समान रूप से लागू होती है और समान रूप से उसे वो एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो वो भारत का नागरिक बना रहेगा। यही बात यहां पे कही जा रही है। चलिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट? ये आपको बताना है कि शपथ किस में है। इतना घुमा के पूछा गया है और कुछ नहीं है, शपथ किस में है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 60। इसमें आपको जब एलिमिनेट करेंगे तो आपको समस्या होगी कि ये क्यों, क्योंकि ये चारों आर्टिकल किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहां पर अपना सिक्स सेंस वाला दिमाग लगाना होगा। अनुच्छेद 60, ठीक है, अनुच्छेद 60 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति शपथ लेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख करता है। यह कहता है कि प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ या ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उनके समक्ष शपथ लेगा। अब इसमें देखो बहुत सारे प्रश्न राष्ट्रपति से अलग टाइप के आते हैं। राष्ट्रपति नहीं है तो कौन इनका पद ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं है तब कौन इनका पद ग्रहण करेगा? सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। जब वो भी नहीं है तो कौन? तो ऐसे करते करते बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते रहते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है जैसा कि देखा जाता। चलिए, 1959 में भारत के केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में लिया था? यह आपको बताना है कि सबसे पहले केरल में सबसे पहले नहीं, 1959 की बात हो रही है। भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करके केरल में राष्ट्रपति शासन लगाया था? अगर आपको याद हो राष्ट्रपति शासन कहां है तो आप कर पाएंगे। पहली बात तो 360 देख लीजिए, 360 सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में पैसे वाली बात, यानी वित्तीय आपातकाल, जो आज तक भारत में नहीं लगा। ठीक, 356 इसके बाद है राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल 352। आइए इसको हम लोग आगे देखते हैं और इसी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान शामिल है। इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। केरल में पहले निर्वाचित सरकार राज्य सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध के कारण 1959 ईस्वी में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत केरल के शासन को अपने हाथ में ले लिया। सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। याद रखिएगा, भारत में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा, केरल में राष्ट्रपति शासन लगा, उत्तर प्रदेश में भी 9 बार के 8 बार 9 बार के आसपास शासन लग चुका है। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे आइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में? अभी जस्ट हम लोग ने बात किया और इस तरह से आपको दोबारा रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। डीपीएसपी नहीं भैया, 36 से 51 तक की बात है डीपीएसपी में। 356 बोल रहे हैं। शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, अभी याद किया 343, ठीक है, 343 44। कश्मीर के विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस कश्मीर, नहीं भैया ये भी नहीं है, ठीक है, ये तो अलग कानून हो गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ठीक है, ये आपका इसका उत्तर होगा। ये आपको पहले भी कराया जा चुका है, इसमें ज्यादा समय व्यस्त नहीं करना है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार के बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य के संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया हो। इस आधार पर नहीं कि आप वहां पे बहुमत में आ गए और यहाँ सरकार आपकी बन रही है, बार बार हर 5 साल पे आपकी सरकार चुनी जा रही है, तो कोई भी ऐसा काम करके नहीं। जब तक वहां पे किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग हो और संवैधानिक तंत्र, कहने का मतलब प्रशासन किसी भी प्रकार के कार्रवाई को पूरा करने, उस शासन व्यवस्था वहाँ की जो है वो वहाँ के लोगों को संभालने में, पूरी तरह से कंट्रोल या नियंत्रण करने में, वहाँ के लोगों को मूल अधिकार का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, वहाँ के लोगों का ह्यूमन राइट्स बढ़ रहा हो, उन लोगों के सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रपति के द्वारा 352, 356, 360 3 प्रकार के आपातकाल हैं, जिनमें से 356 जो राष्ट्रीय आपातकाल न होकर क्या है, राज्य सरकार को बर्खास्त करने में राष्ट्रपति शासन है, ये राज्य सरकार में ही लगता है। वहां पर लगाकर अपनी अवस्था से उनको क्या करेंगे, नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए, अच्छा,
मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी राज्य में, तो कौन प्रशासन चलाता है? तो डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन चलाएंगे। ठीक, किसी जिले में सबसे बड़ा प्रमुख कौन होगा? जो पूरा देखेगा, तो वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो सीधे कनेक्ट होगा किससे? प्रेसिडेंट से, सारी रिपोर्ट उनको देगा। आइए देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? आपको बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के समक्ष, इससे पहले वाले में हाई कोर्ट किया था, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात पूछी जा रही है। कौन से आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 21 में तो भैया नहीं है। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 31 में क्या है? 21 में फंडामेंटल राइट्स है। 37 में तो फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं। 36 से 51 डीपीएसपी है। 32 हो सकता है और 46 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये डीपीएसपी से संबंधित प्रावधान है, इसमें डीपीएसपी है। ठीक है, तो आपको समझना है इसमें और इसमें 32 और तो इसमें क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, सबसे इंपॉर्टेंट, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ऐसा अधिकार जो किसी अवस्था में आपसे वापस नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 32 इसमें आपका है क्या? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप अपने मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इस आर्टिकल में दिया हुआ है संवैधानिक, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कौन सा अधिकार है आपके पास? संवैधानिक उपचारों का। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अभिभावक माना गया है किनको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ठीक है, आगे चलिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संविधान भाग 3 प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने की बात करता है। ठीक है, कौन से? ये 5 प्रकार के रिट हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी करके अपनी निचली अदालत, अपनी किसी भी संस्था से इन चीजों का, किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो इसी का प्रयोग करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बस इसका हम 10 मिनट का क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाले समय में देने वाले हैं। यह होता क्या है? चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? यह बताना आपको। 32 जो है वो प्रदत्त अधिकार प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर आपको आर्टिकल याद है तो आप कहीं से भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, केंद्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात है नहीं, भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 12 से 35 तक तो भैया फंडामेंटल राइट्स है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो डीपीएसपी जो है वो है 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 तो मौलिक अधिकार की बात है। क्यों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 भाग प्रदत्त द्वारा अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार, ये अनुच्छेद 32 में है। अभी अभी इसके पीछे हम लोग ने किया है सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन। आइए, सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ रिट जारी करने का अधिकार है, जो 5 टाइप के भी आपने देखे हैं। अधिकतर मौलिक अधिकार नागरिकता की स्थिति की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। कुछ ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? फिर वही प्रश्न आ गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भैया अनुच्छेद 32। ठीक है, 49 में सुप्रीम कोर्ट है नहीं। उसके बाद 53 में राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान है, डीपीएसपी है। 49 में डीपीएसपी, 41 में डीपीएसपी, 53 में प्रेसिडेंट, बचा कौन सा? 32, इसी में सुप्रीम कोर्ट है मूल अधिकार के लिए। ठीक है, आगे चलिए, आइए इनका देखते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ठीक है, वही 5 प्रकार के रिट हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? भैया ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति, बस राज्यपाल की नियुक्ति पूछा जा रहा है और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इसमें आपको बताना 153 में, 154 में, 156 में, 155 में। मेरे अनुसार तो होना चाहिए 155, क्योंकि 156 में प्रसाद पर्यंत है। यहीं पे कहते भी हैं कि हम राष्ट्रपति बोलते हैं राज्यपाल को कि आप हमारे लिए प्रसाद पर्यंत हैं। डी 155 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए 1 मिनट इधर देख लीजिए।
155 में आपको याद रखना है, देखिए 155 में नियुक्ति है, ठीक है, नियुक्त किया जाता है। 156 में प्रसाद पर्यंत की बात है, ठीक। 155 और 54, 56, 53 ये चारों आपके किससे संबंधित हैं? राज्यपाल से संबंधित है। इसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। धारा 19 लिखा है, अनुच्छेद 19 होना चाहिए था। अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? आपको बताना है। अनुच्छेद 19 में जो आपको देखिए यहां पर लिखा है ना, आप ऐसे समझ लीजिए, धारा 19 कंफ्यूज मत हुई, अंडर विच आर्टिकल लिखा है ना, विच आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद, चलिए एक्ट होता है धारा का मतलब। तो कौन सा ऐसा है जो अनुच्छेद 19 का, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो 19 में जो आपको अधिकार मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट्स में, गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से 22 में 19 में मिला हुआ है, ABCDFG ये करके ऐप तो खत्म हो गया, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके लगने के बाद आपका अनुच्छेद 19 में जो मिला हुआ अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। बताइए एकदम, इस बार का उत्तर आप सस्पेंस रखिए, मैं भी नहीं बता रहा हूं, आप खुद बताइए। 354, 351, 352, 353। जबकि इसका जो ऑप्शन है ये इतना आसान ऑप्शन है कि अगर इससे पहले कुछ आप याद किए होंगे तो बता सकते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूं आपको। 354 हो नहीं सकता, 351 भी नहीं हो सकता, 353 भी नहीं हो सकता। क्यों? मैंने अभी बोला कि राष्ट्रपति के हाथ में आपातकाल लगाने की शक्ति है, ठीक है, और ये आपातकाल कौन कौन से हैं? 352, 356 प्लस 4 करते जाइए, 360, रीजनिंग की तरफ प्लस 4 कर लीजिए। 352 में, 356 में, 360 में, तो यहां पर 352 वाला अगर आपातकाल लगता है तो आपको क्या हो जाएगा? आपके जो संविधान में जो अनुच्छेद 19 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है वो कुछ समय के लिए, जब तक आपातकाल लगा है तब तक आपसे वापस ले लिए जाएंगे। आप स्वतंत्र नहीं होंगे बाहर और कहीं आना जाने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जब तक वहां पे प्रावधान मना किया गया होगा। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा की गई हो। यानी देखिए यहां पर है 352 जो है, 352 जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, और कब लगता है? युद्ध या विदेशी आक्रमण, सीधी बात समझ लीजिए, विदेशी आक्रमण हो और राष्ट्रपति को लगे कि भारत में, अपने देश में ऐसा आपातकाल लगाने की आवश्यकता है, तो ये आपातकाल इसी आधार पर लगता है जब बाहरी कोई आक्रमण होता रहता है। 356 जो है, अगर किसी राज्य में अशांति फैल गई हो, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, कुछ एजेंसियां जो सुरक्षा एजेंसियां अगर उन्होंने विरोध कर दिया हो, तब वो देश में लगता है, ठीक है, वो देश में लगता है। देश में कर रहा हूं, राज्य में लगता है। एक राज्य में लगेगा तो जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्य में भी लगेगा, जिस राज्य की स्थिति खराब होगी उसमें। 360 वित्तीय आपातकाल है, तो 352 इसका उत्तर था, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत समय हो गया इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? अभी इससे पहले भी हम लोग ने किया है, 72 इसका उत्तर, अनुच्छेद 72, ठीक है। अनुच्छेद 72 है। अनुच्छेद 78 आपका कैबिनेट से संबंधित है। 75 हो गया आपके प्रधानमंत्री। 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आगे चलिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति सजा को क्षमादान, प्रविलंबन, विराम, सजा, छूट देने का निलंबित प्रभाव, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? भारतीय संविधान में आपको बताना है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि निर्देश देता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, केवल एक ही जगह यह आर्टिकल है और इसके अलावा पूरे 395 अनुच्छेद में इस आर्टिकल का कहीं भी विवरण नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह बड़ा घुमाऊ वाला आर्टिकल है जो समझने में बड़ी आसानी नहीं होती। 40 पंचायती राज का गठन करना चाहिए, ऐसा दिशा निर्देश 36 से 51 में दिया गया, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डीपीएसपी में तो अनुच्छेद 40, और अगर पूछा जाए संवैधानिक रूप से तो याद रखिएगा 243। 50, 51, 48, तो 48 तो अभी हम लोग ने इससे पहले किया है। 50 और 51 में कंफ्यूजन होना चाहिए आपको, लेकिन इसका 51 होगा, ठीक है। आइए दिखते हैं कैसे। अब इसमें आपको समझाता हूं क्या है बात। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु निर्देशित करता है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा राज्य है, जैसे आप अपने उत्तर प्रदेश की बात करिए और बॉर्डर बना है और इसके बगल में दूसरा देश है जैसे कि नेपाल,
और नेपाल से कुछ नीतियां ऐसी हमें बनानी है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि हो। तो यहाँ के सीएम योगी और वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिसके पास भी शक्ति है, दोनों वार्तालाप कर सकते हैं और अपनी नीतियां बना सकते हैं, बशर्ते भारत में वो नीतियां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होने और स्वीकृति मिलने के बाद ही लागू होंगे। बस इतनी बात है। तो ये डीपीएसपी में ही रखा गया है इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? 51A बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो भैया 51A फंडामेंट संपत्ति का अधिकार नहीं, ये तो 19F में था और अनुच्छेद 31 में था जिसे हटा दिया गया है। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी 36 से 51 तक है, केवल 51A पूछ रहा है। मौलिक अधिकार 12 से 35 है, यानी बचा कौन सा? ये स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर, बार बार बता रहा हूं याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश या अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें पहले क्या था, ध्यान से देखिए यहाँ पर, जिसमें पहले 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में और अप्रैल 2010 में जब इसको लागू किया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिलाना, तो इसे 11वां मूल कर्तव्य भी बना दिया गया। इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है। यानी वहां पर फंडामेंटल राइट्स में तो जुड़ा ही जुड़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जुड़ गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। अभी वर्तमान में आपके पास 11 मूल कर्तव्य हैं भैया। चलो आगे देखो, एक भी कर्तव्य निभा दिए देश खुश हो जाएगा सब लोग। चलो आ जाओ। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, अभी अभी किए हैं, क्या इस पे ज्यादा बात करना है, ठीक है। अनुच्छेद 51A, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभी एक ही चीज बार बार 2 बार आईना देखने से थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है। तो परवाह तो हुए दिखेगा। आ जाओ। 1976 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? ये प्रश्न है दमदार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? भैया बताओ। या तो अनुच्छेद 50, 150, 154, 156, 157, आपको क्या लगता है? 155 इससे पहले था आर्टिकल, तो उसमें तो नियुक्ति हो रही थी। अब 156 है, 154 है, 157 है, 150 तो है ही नहीं राज्यपाल में, तो इसलिए इसका तो समस्या है नहीं। अब जो भी हो गेस किया होगा आपने, हम भी नहीं बताने वाले हैं। आइए देखते हैं सीधे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ बातें हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? कार्यपालिका शक्ति से, एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका चलेगा, एग्जीक्यूटिव जो चलेगा, उससे संबंधित है। ये देखिए सारा डिटेल है यहाँ, ठीक है। आइए आपको दिखाता हूं सबसे जरूरी बात, संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कभी कभी अच्छे एग्जाम में पूछ दे रहा है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का लेखाओं का जो प्रारूप बनेगा, जो लेखा होगा, जो लिखित रिकॉर्ड होंगे, उसका प्रारूप कैसे बनेगा, उसकी बात इसमें है। 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है। अभी अभी इसके पहले बात की, पहले नियुक्ति कर देंगे भैया 155 में, ठीक है, और तुरंत बता देंगे कि देखो हमारे ही अंडर में हो, जब मर्जी होगा तब हटा सकता हूं। प्रसाद पर्यंत हो, प्रसाद पर्यंत का मतलब प्रसाद है, जैसे देना हो दे सकते हो भैया, नहीं दोगे तो नहीं दोगे, प्रसाद में यही होता है। तो उसी तरह प्रसाद पर्यंत शब्द का मतलब यही है कि जब तक राष्ट्रपति चाहें राज्यपाल को उनके पद पर बनाए रख सकते हैं। 55 में नियुक्ति, 156 में, लेकिन आदमी काम का है कि नहीं है, सबसे बड़ा चीज। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं 157 में, 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा। संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप 150 में, यानी इसका उत्तर क्या होगा? 154। अब देखो पहले नियुक्ति हो रही है 155 में, काम पहले ही बता दे रहे हो शक्ति 154 में। देख लीजिए ध्यान से, इस तरह याद कर लीजिए, ठीक। उसके बाद नियुक्ति करने के बाद हटाएंगे कब, उसका प्रावधान 156 में। उसके बाद किस प्रकार के व्यक्ति हैं, इनकी योग्यता है कि नहीं, वो 157 में है। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा आपका ऊपर नीचे है, इसको ध्यान से मिला लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये, याद रखिए। स्टेट एग्जाम का एग्जाम होने वाला यूपीपी में, अगर वर्दी चाहिए तो स्टेट एग्जाम के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको ढंग से याद करिए, सीधी बात यही है। चलिए,
राष्ट्रपति, राज्यपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का क्या होता है, क्या होता है, याद करिए, कुलपति। ठीक है, उन्हीं के द्वारा कुलपति नियुक्त होते हैं, याद रखिएगा। कुलपति नियुक्त करने का जो भी शक्ति है वो राज्यपाल को प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? सर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? अभिलेख न्यायालय का सीधा सीधा मतलब देखिए क्या है, आपको बताते हैं। एक बार जो भी सुप्रीम कोर्ट ने लॉ जजमेंट पास कर दिया, ठीक है, लॉ या जजमेंट पास कर दिया, समझ लीजिए, अब उसका रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। रिकॉर्ड मतलब सीधी सीधी अभिलेख, और उसके आधार पर हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसले होंगे। अब हाई कोर्ट में जो वकील होगा उस लॉ का डिफिनीशन और लॉ की प्रकृति, नेचर को डिफाइन करेगा हाई कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वकील होगा एक लॉ के तहत, एक कानून के तहत उसका उपयोग करेगा। इन फ्यूचर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वो न्यायिक पुनरावलोकन उस कानून का कर सकता है। ठीक है, आपसे वही चीज पूछ रहा है। किसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, यानी जो भी फैसला दे दिया वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, अभिलेख हो जाएगा, एक प्रकार से कानून हो जाएगी, एक प्रकार से वो दलील मानी जाएगी। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, तो देखो सारे आर्टिकल दिए गए हैं आपके फंसाने वाले। 124 सुप्रीम कोर्ट, 147 तक, और सारा उसके बीच का है, तो एलिमिनेट होने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आइए आगे देते हैं। चलिए, 129 में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। 129 में कहा गया है, हाँ 129 में कहा गया। ठीक है, कुछ चीजें उसमें हम देख रहे थे, इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय। अब एक बार और, अब 135, 131 और 126 कहोगे सर जी क्या है, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो इसमें आपको याद करने लायक हो, इसलिए हम स्किप कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। बाकी आपके ऊपर है, आपके पास होगी किताब, उसमें खोज के आप पढ़िए, आपकी मर्जी। टू द पॉइंट पढ़िएगा तो खुश रहिएगा, और जल्दी ही अपने गोयल को भी पाइएगा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? आपको बताना है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, आइए आपको इसमें बताते हैं कैसे करना है। इसमें एलिमिनेट बड़ी आसानी से हो सकता है। 38 से 50 डीपीएसपी, 112 से 118, 112 धन बजट, बजट के बारे में। ठीक है, 110 धन विधेयक, ये सब आपका आसपास में है। 117 वित्त विधेयक, वो सब आपका निकलेगा। अब आपका फंसता है 80 और 86 और 52 से 78, और आपको बताना है अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका संबंधित है 80 से 86। 80 राज्यसभा है, 81 लोकसभा है। ठीक है, और इनके गठन और इनके योग्यता की बात है भैया। 52 से 78 इसका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि यहीं से राष्ट्रपति स्टार्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका संबंधित है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका संबंधित क्यों है भैया? देखो, संघ, संघ का मतलब संसद। ठीक है, संसद के कितने अंग? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, अंग। ठीक है, यही बात करेंगे भाग की, सॉरी सदन की, तो 2 सदन, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। तो इसको याद रखिएगा, सदन जब पूछे तो लोकसभा राज्यसभा, अंग पूछे तो 3। ठीक है, अब इसमें कैसे कार्रवाई होगी, क्या उसकी कार्यपालिका से संबंधित कौन कौन सी शक्ति है, कैसे चलेगा, उसका आप अनुच्छेद 52 से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति होगा, एक देश का, भारत का राष्ट्रपति होगा। उसके बाद इनकी नियुक्तियां हैं, इनका सारा प्रावधान है। 61 तक महाभियोग है, 60 में इनको शपथ दिलाना है। उसके बाद धीरे से आ जाता है क्या, 76, 78, 75, ये भी आपका केंद्र से संबंधित है। अब इसको हम बताने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसके बाद अगर हम बता देंगे तो। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण प्रावधान है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान से देख लीजिए। बताइए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के वजह से बहुत लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं कि वर्तमान सरकार क्या कर सकती है? आरक्षण को हटा सकती है। तो बताओ भैया, ये आरक्षण कैसे हटेगा? देखो, ये प्रावधान में रखे हुए हैं बातें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, भैया सीट नहीं चुनी जा रही है, लोगों का अधिकार, आरक्षण समाप्त हो रहा है। गलतफहमी से बचिए, क्योंकि आप संविधान पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं।
यहाँ पे प्रावधान है लोकसभा में अनुसूचित और जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है, कोई नहीं ले सकता। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 335 नहीं, अनुच्छेद 330 जी, यही वाला उत्तर आपका सही है। अनुच्छेद 321 नहीं है, 325 नहीं है। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको इसका डिटेल क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 321 में लोकसभा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, लोकसभा, आपको लोकसभा याद होना चाहिए आपको। 315 लोकसभा कहां तक, 323 तक, तो 321 आया था बीच में। अब 324 से स्टार्ट करोगे तो 324 क्या आ जाएगा, बताओ बताओ बताओ, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चलो आगे आओ। शक्ति प्रदान के अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति या निर्वाचन नामावली में, देखो 324 में इलेक्शन कमीशन आ गया, 325 में तुरंत आ गया कि आप किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर उसका वोटर कार्ड बनाएंगे, वोटर कार्ड नहीं बनाएंगे, यानी उसके साथ मतभेद नहीं कर सकते हैं आप, ये याद रखिएगा। अमात्र या अपात्र नहीं बना सकते, उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा करना तथा अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के दावे का विवरण है। ये भी जान लो भैया, यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं। 335 में यह कहा गया है कि लोक नियोजन, बहुत सारे ऐसी सेवाएं जिन पर पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के दावे का पूरा विवरण 335 में है। ठीक है, 325 में इलेक्शन कमीशन में वोटर आईडी के प्रति आप, निर्वाचन आयोग क्या नहीं कर सकता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। और लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 330 में इसके प्रावधान है। ठीक है, और लोक सेवा आयोग का 321 में शक्तियां का विस्तार बताया गया। चलिए, यहां पर आज हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल का क्लास किया, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का क्लास किया। अब इसके आगे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप एक अच्छी तैयारी करते हुए हमारे को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करें, हमारा साथ दें, और कुछ ऐसे चीज़ों को, कुछ ऐसे प्रश्नों को हम लाते रहेंगे जो आपके स्टेट एग्ज़ाम यूपीपी के लिए सबसे बेहतर हो। इसी मनोकामना और शुभ कामना के साथ आपके लिए फिर से मैं अगला सीरीज का तीसरा क्लास लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।